वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीवन। चलो हम जल्दी से चैप्टर को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि अब तक हमने चैप्टर में आखिरकार क्या क्या पढ़ लिया है। वेल, इट सीम्स लाइक दैट यू रिक्वायर अ क्विक रिविजन। नहीं सर, हमें सब कुछ आता है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है। चलो तो तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। लेकिन ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें तुम ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन डाल देना, जो कि हमने एपिसोड नंबर 1 में कवर करी थी। इस क्वेश्चन में तुमसे ज्योग्राफी के नेचर के बारे में पूछा गया है। तो ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचर। ज्योग्राफी में ड्यूअलिज्म भर भर के है। और तीसरा हो जाएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है और एक एम्पेरिकल सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 3 नंबर का ही आता है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। चलो चलो जल्दी बताओ आंसर। सर ये तो मुझे आता है, नेचुरल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। बिल्कुल करेक्ट जवाब। लगता है बहुत पढ़ाई कर रहे हो। खैर ये क्वेश्चन भी 3 ही नंबर का आता है। अब इसमें एक समझने का कॉन्सेप्ट है कि हम इसे ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप क्यों कहते हैं। अब नेचुरल डिटर्मिनिज्म में ह्यूमन और एनवायरनमेंट इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट हमारे ऊपर डोमिनेटिंग होती है। अब सेकंड तरीके का ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन है पॉसिबलिज्म, जिसमें ह्यूमन नेचर के ऊपर डोमिनेट करता है। और थर्ड टाइप का ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है नियो डिटर्मिनिज्म, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट तो करता है, लेकिन वो स्टॉप भी हो जाता है जब नेचर उसे इंडिकेशंस देती है कि अब और डेवलपमेंट मत करो। चलो अब हम जल्दी से ह्यूमन ज्योग्राफी की जर्नी को जानते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की जर्नी में हम कुछ पीरियड्स पढ़ेंगे, उन पीरियड्स में कौन से अप्रोच इस्तेमाल किए वो देखेंगे, और उस पीरियड के ब्रॉड फीचर्स क्या थे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट अब हम ज्योग्राफी का टेम्पोरल सिंथेसिस करेंगे। टेम्पोरल सिंथेसिस, ये शब्द तो सुना सुना सा लग रहा है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो हिस्ट्री होती है वो टेम्पोरल सिंथेसिस का इस्तेमाल करती है और डिफरेंट टाइम के बेसिस पे चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। इसका मतलब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे कैसे समय के साथ इवॉल्व हुई है। चलो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 5 खोलो और ये जो टेबल दी है हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। इस टेबल से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलो तो पहला पीरियड आता है अर्ली कॉलोनियल पीरियड, और इस पीरियड में जो अप्रोच इस्तेमाल करी गई वो थी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, और इसके ब्रॉड फीचर्स थे इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट। तो पहले हम इंपीरियल का मतलब समझते हैं। देखो, इंपीरियल का मतलब होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री एक वीक कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती है। अब ये जो वीक कंट्री है ये इस स्ट्रॉन्ग कंट्री की कॉलोनी बन जाएगी। तो कॉलोनियल पीरियड कौन सा होगा? जब बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कंट्री वीक कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेगी। तो ध्यान से देखो ये पीरियड कौन सा है? अर्ली कॉलोनियल पीरियड। मतलब अभी इस पीरियड में कॉलोनी नहीं बनी है। अब जरा एक बार तुम अप्रोच को देखो। एक्सप्लोरेशन मतलब जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो वीक कंट्रीज की तलाश में हैं, और इसके 2 रीजन है। पहला, वो उन्हें अपनी कॉलोनी बना ले, और दूसरा ट्रेड इंटरेस्ट है। चलो अब जल्दी से बताओ, इंडिया किसकी कॉलोनी थी? सर ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स तो हमारी कंट्री में सबसे लास्ट में आए थे, उनसे पहले भी आए थे कुछ लोग। अब वो कौन थे उसको तुम ऐसे याद कर सकते हो कि हमने एक पीडीएफ बना ली ब्रिटिशर्स के नाम की। तो पी से कौन हो जाएंगे? पोर्चुगीज। डी से कौन हो जाएंगे? डच पीपल। और एफ से फ्रेंच पीपल। और ब्रिटिशर्स तो हमें पता ही है, और ये ऑर्डर में है बिल्कुल कि पहले पोर्चुगीज पीपल आए, फिर डच पीपल आए, उसके बाद फ्रेंच पीपल इंडिया में आए, और लास्ट में ब्रिटिशर्स आए। अब इस पीरियड का
जो अप्रोच है उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, तो इसमें एक फीचर ये भी आ जाएगा कि इंसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन, मतलब जो कुछ भी इन एक्सप्लोरर्स ने अपनी आंखों से देखा उसे इन्होंने अपनी एक बुक में लिख लिया। जैसे उस वीक कंट्री में 500 ट्री स्पीशीज थी, लेकिन क्या पता जिस रास्ते से ये एक्सप्लोरर्स गुजरे हों तो इन्हें सिर्फ 100 स्पीशीज ही दिखी हों, तो इन्होंने उस 100 प्लांट स्पीशीज को अपनी एक बुक में लिख दिया। लेकिन ये बची हुई 400 स्पीशीज, इनका क्या होगा? इसके बाद अब पीरियड आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड, और इसमें जो अप्रोच इस्तेमाल करी गई उसका नाम था रीजनल एनालिसिस। मतलब उस रीजन को अच्छे से एनालाइज करेंगे और उसकी हर एक चीज को लिखेंगे। तो इस पीरियड के ब्रॉड फीचर्स हैं इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ रीजन, इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन। तो जो ये 400 स्पीशीज बच गई थी वो इस पीरियड में लिखी जाएंगी। मतलब उस रीजन की पूरी जितनी भी 500 प्लांट स्पीशीज थी हमने उसको बुक में लिख लिया है। इसके बाद 1914 टू 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चली, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो पीरियड आता है वो है 1930s थ्रू द इंटरवॉर पीरियड। अब इस पीरियड को इंटरवॉर पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीरियड दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में आता है। ये जो 1930s का पीरियड है ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के इंटर में आता है, मतलब मिडल में। और इस पीरियड में जो अप्रोच इस्तेमाल किया गया वो था एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी ऑफ टू रीजन्स। और इस पीरियड का ब्रॉड फीचर था यूनिकनेस, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में ऐसी क्या चीज़ है जो उस जगह की यूनिकनेस है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ए कंट्री है और एक बी कंट्री है, दोनों ही कंट्री में हमें व्हीट मिलता है, गोल्ड मिलता है, लेकिन ए कंट्री में हमें न्यूक्लियर मिसाइल मिलती है और बी कंट्री में हमें आयरन ओर मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें व्हीट और गोल्ड से कोई काम नहीं है क्योंकि ये दोनों में सेम है, हमें दोनों रीजन्स के यूनिकनेस के बारे में स्टडी करनी है। तो ए रीजन की यूनिकनेस होगी न्यूक्लियर मिसाइल और बी रीजन की यूनिकनेस होगी आयरन ओर। इसके बाद जो पीरियड आता है वो है लेट 1950s टू लेट 1960s का, और इसमें जो अप्रोच इस्तेमाल करी गई उसका नाम है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। और इस पीरियड के ब्रॉड फीचर्स हैं यूज ऑफ कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिक्स। इस पीरियड में हमारे पास कंप्यूटर आ गए थे और हमने स्टैटिस्टिक्स की मदद से ह्यूमन फिनोमिना के मीन, मीडियन, एवरेज, परसेंटेज, कोरिलेशन और भी बहुत कुछ। इस पीरियड में हमने फिजिक्स के लॉज का भी बहुत इस्तेमाल किया डेटा निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन अगर हम ह्यूमन फिनोमिना के रिस्पेक्टिव बात करें तो हम डेंसिटी निकालते हैं पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, और जो रिजल्ट हमारे सामने निकल के आता है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इस पीरियड को हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उस अप्रोच का नाम बताओ जिसमें क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया था। ऑब्वियसली 1 मार्कर एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पीरियड को क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास कंप्यूटर आ गए थे, स्टैटिस्टिक्स आ गई थी और इसमें हमने लॉज ऑफ फिजिक्स का भी इस्तेमाल किया था। चलो देखो, डेटा 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ये जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है दिस इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 69.3%। तो यहां पे हमारे पास जो डेटा है वो नंबर में आया है, तो जो नंबर वाला डेटा होता है उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। और जो सेकंड टाइप का डेटा होता है वो होता है क्वालिटेटिव, और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स में। यह हमें किसी चीज की क्वालिटी बताता है, जैसे बेस्ट, एक्सीलेंट, वर्स्ट। जैसे अगर हम सेम एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज मॉडरेट। तो यहाँ पे ये जो मॉडरेट है ये एक क्वालिटेटिव वर्ड है। अब ये जो पीरियड था लेट 1950s टू लेट 1960s का, इसे हम
क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है और हमारे पास एक कंट्री का जो भी डेटा होता है वो सब नंबर्स में होता है, जैसे लिटरेसी रेट, ग्रोथ रेट, जीडीपी और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये सब हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। अब एक पीरियड आता है 1970s का, जिसमें अप्रोच थी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, और इस पीरियड का ब्रॉड फीचर था कि इससे हमें अपनी कंट्री, अपने सिटी की सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में पता लगा। अभी ये जो हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पढ़ के आए थे, इसने बेशक हमें बहुत सारा डेटा दिया, लेकिन ह्यूमंस को पढ़ने के लिए ये डेटा काफ़ी नहीं था। जैसे इस डेटा ने सिर्फ हमें ये बताया कि वर्ल्ड की जो 22% पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, लेकिन इस डेटा ने हमें इसके रीजंस नहीं बताए कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो आखिर क्यों है, हम पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन डीह्यूमनाइज्ड था, इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को मोर ह्यूमनाइज्ड बनाने के लिए ज्योग्राफर्स ने 3 स्कूल ऑफ थॉट की डिस्कवरी करी। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है वेलफेयर, जिसे हम ह्यूमनिस्टिक के नाम से भी जानते हैं, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। तो जो ज्योग्राफर्स ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पढ़ें कि हम सोसाइटी का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं। इन लोगों के मुताबिक हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम काम करके सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हैं, और ये सब तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा। ओके, चलो अब हम ये भी जान लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है। देखो, अभी तुम 12th करोगे, 12th करने के बाद तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज में तुम एक डिग्री ले लोगे और तुम ग्रेजुएटेड हो जाओगे, और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद भी तुम अगर चाहते हो कि तुम और आगे पढ़ो तो तुम ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग एज अ सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो। मतलब इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक डिग्री होनी चाहिए। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है रेडिकल। अब रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में जो ज्योग्राफर्स हैं वो मार्क्सियन थ्योरी पढ़ाते हैं। इन लोगों का ये भी मानना है कि सोसाइटी में जो ये पॉवर्टी है, डेप्रिवेशन है और सोशल इनइक्वालिटी है, इन सब के पीछे का मेन कॉज है कैपिटलिज्म। चलो हम इसे समझते हैं। देखो, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है और यहाँ पे जो लेबर हमारी कंपनी में काम करते हैं हम उनको वेज देते हैं। वेज मतलब डेली बेसिस पे हम उन्हें पैसे देते हैं। तो जैसे इस फैक्ट्री का ओनर ये इंसान है और इसने अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए 10 ह्यूमंस रखे हैं, और इसने इन 10 ह्यूमन से कहा कि मैं तुम में से हर एक को 10 रुपये दूंगा। मतलब दिन का देखें तो इस फैक्ट्री ओनर को इन लेबर्स को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये देने हैं, और उस दिन इस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हुई वो 200 रुपये की हुई। तो इन 200 रुपये में से 100 रुपये तो इसे इन लेबर्स को देने हैं, तो इसके पास बचे 100 रुपये। अब ये जो 100 रुपये हैं ये जाएंगे सीधा इस ओनर की जेब में, और ये जो 100 रुपये हैं ये जाएंगे इन लेबर्स की जेब में। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक लेबर की जेब में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये जा रहे हैं। तो देखो कहाँ इस बेचारे के पास 10 रुपये हैं और कहाँ इसके पास 100 रुपये हैं। तो ये बंदा जो 10 रुपये कमा रहा है ये तो पॉवर्टी में रहेगा ना। अब ये जो बेचारा 10 रुपये कमा रहा है ये तो डेप्रिवेशन का शिकार हो गया। ना इसे अच्छी फूड मिलेगी, ना इसे प्योर वाटर मिलेगा। इन शॉर्ट ये अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं जो ये 100 रुपये कमा रहा है ये हेल्दी फूड भी खा लेगा और प्योर वाटर भी पी लेगा, फिर भी इसके पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। और इसी वजह से हमारी सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी आती है। ये देखो, ये पुअर क्लास में चले गए जो 10 रुपये कमा रहे हैं, और ये जो 100 रुपये कमा रहा है ये रिच क्लास में चला गया। और अब आता है थर्ड स्कूल ऑफ थॉट, मतलब बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। और इस स्कूल ऑफ थॉट का मेन मोटिव था ह्यूमन की डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस की स्टडी करना। देखो, डिफरेंट पीपल
belonging to different ethnicity, race, caste, gender, they will be having different life. जैसे रिलीजन के बेसिस पे देखें तो जो हिंदू हैं वो टेम्पल्स में जाते हैं और वो ऐसे तस्वीर के सामने जोत बत्ती करके पूजा करते हैं हाथ जोड़कर। और वहीं पे अगर हम बात करें मुस्लिम्स की तो ये मस्जिद में जाते हैं और दिन में 5 दफ़ा नमाज भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वेलफेयर, रेडिकल और बिहेवियरल, और इनके आने से जो ज्योग्राफी है वो एक ह्यूमनाइज्ड सब्जेक्ट बन गया। और लास्ट पीरियड आता है 1990s का, और इसमें जो अप्रोच इस्तेमाल करी गई वो थी पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। और इस पीरियड का ब्रॉड फीचर था अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट इन इट्स ओन। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन अब इंडिया में भी ये जो गंगा के आसपास का एरिया है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी है यहाँ पे रीज़न देगा हमें, ये बताएगा कि ये एक नॉर्दर्न प्लेन का रीजन है, बहुत फर्टाइल है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है, प्लस लोगों के रिलीजियस बिलीफ भी हैं। लेकिन वहीं पे ये जो राजस्थान वाला रीजन है यहाँ पे हमें बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और इसके सिंपल से रीजंस हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सॉइल हमारी फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, वेजिटेशन नहीं हो सकती है। मतलब ये है कि इंडिया सेकंड नंबर पे आती है पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन फिर भी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और किसी स्टेट में बहुत कम। तो हमें उस लोकल कॉन्टेक्स्ट में रीज़न जानने पड़ेंगे कि उस रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्यों है, और अगर पॉपुलेशन कम है तो क्यों है। ये जो 1990s का पीरियड है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी सारे जो अप्रोच और पीरियड हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उनके ब्रॉड फीचर्स भी। तो इसी के साथ हमने पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर पढ़ लिया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप को पढ़ेंगे।